Hello class 8, how are you? Hope you are all well and stay at your home. So your PT first syllabus is complete and chapter 1 and chapter 2 is coming to your PT 1. We have already completed both these chapters. So today we will do the revisions of these chapter. So chapter number 2. So in the chapter number 2 we are discussed about the cell एंड सेल्स को हमने क्या करा था. सेल्स के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म जो थे उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था. दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड नेक्स्ट वन इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. What is unicellular organism? The organism which contain only a single cell, that is called unicellular organism, and the organism which contain more than two cells are called the multicellular organism. तो इसका एग्जाम्पल था हमारा अमीबा और इसका एग्जाम्पल था हमारा प्लांट्स एंड एनिमल्स. सी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं. तो जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है उनकी लाइक रेस्पिरेशंस, डाइजेशन एंड ऑल दीज लाइफ प्रोसेस आर प्रोसीड्स बाय ओनली अ सिंगल सेल्स. वो सारी लाइफ प्रोसेस जो होती है उनकी एक सिंगल सेल से होती हैं. तो ये जो होते हैं इसी वजह से इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो क्या होता है एज कम्पेयर टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कम होता है. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत कम होता है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि इनके जो है एक सेल जो है वो कुछ ही फंक्शंस परफॉर्म करेगा. ऐसा नहीं कि हमारी पूरी बॉडी में जो है एक अगर सेल होगा तो वो सारे फंक्शंस कर देगा. नो, बिकॉज वी आर कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मैनी सेल्स. सो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लाइफ स्पेन क्या होता है इनके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है. क्लियर. नेक्स्ट इज हमने पढ़ा था सेल का एक ऑर्गेनल जिसका नाम था न्यूक्लियस. फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सी ये एक सेल है, इसके अंदर है न्यूक्लियस जिसके अंदर हमारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं. ये क्रोमोसोम्स. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड्स. किसकी बनी होती है? फोस्फोलिपिड्स की बनी होती है. फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया. नेक्स्ट इज इट इज अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन? व्हाई? सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फर्स्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इट इज अ थिन, डेलिकेट एंड लिविंग. इसका स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको जो है होल्ड करके रखती है. क्लियर. तो ये क्या करती है? सेल की एक आउटर कवरिंग होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल which holds the cell organelles. So next is why it is called the selective permeable membrane, because it gives the permit to exit and entry of the molecules. ये क्या करती है? कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देती है इसके और कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही बाहर आने देती है. कौन सी सेलेक्टिव चीजें? मीन्स कोई अंदर की अच्छी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए और कोई बाहर की अच्छी चीज अंदर नहीं आनी चाहिए. क्लियर. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. मतलब कुछ ही सेलेक्टिव चीजों को क्या करती है? अंदर और बाहर जाने देती है. जैसे कि O2, CO2. तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाटर. ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अंदर और बाहर जो है एग्जिट और एंट्री करते हैं. नेक्स्ट इज कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स अंदर एंट्री करते हैं और जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर एंट्री करते हैं? तो वो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन. कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन. तो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था डिफ्यूजन. अगर आपको याद हो तो डिफ्यूजन के बारे में हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था. तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? व्हेन सी एक डिफ्यूजन था और एक ऑस्मोसिस था. अगर आपको ध्यान हो, एक डिफ्यूजन था और एक ऑस्मोसिस था. सी डिफ्यूजन जो है वो सारे मीडियम्स में होता है, ऑल मीडियम.
मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। ऑस्मोसिस इज अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम, ये सिर्फ किस में होता है, लिक्विड में होता है। क्लियर, ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ किस में होता है, लिक्विड में होता है, ये इसका डिफरेंस है। और डिफ्यूजन जो होता है वो सारे मीडियम्स में होगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस स्टेट में भी। तो आपने देखा होगा जो अमीबा है, अमीबा है वो ओनली अ सिंगल सेल। अब वो क्या करता है, O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है, तो उसके पास तो कोई लंग्स नहीं है, उसके पास कोई हार्ट नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली इट हैज ओनली अ सिंगल सेल। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है, तो वो करता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो कौन से प्रोसेस के थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो सेम जो मॉलिक्यूल्स अंदर एंट्री एग्जिट करते हैं वो कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है मूवमेंट करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मॉलिक्यूल्स है वो एंट्री और एग्जिट करते हैं तो कौन से प्रोसेस के थ्रू करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। क्लियर, तो आई थिंक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सेल वॉल। नेक्स्ट इज सेल वॉल। लाइक जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, सेम लाइक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज which is the hardest part of the plant, hardest part of the plant, and cellulose is made up of carbohydrates. Cellulose is made up of carbohydrate. Okay, अगर मैं ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट की बात करूं तो वो कौन सा होता है, कौन सा पार्ट होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट, तो वो होता है हमारा ह्यूमन में हार्डेस्ट पार्ट एनेमल, जो हमारे माउथ के अंदर जो होता है, जिसके अंदर जो है ये टीथ वगैरह होते हैं, तो हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, एनेमल होता है। ऐसी अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो हार्डेस्ट पार्ट जो होता है प्लांट सेल का वो कौन सा होता है, वो होता है सेलुलोज। नेक्स्ट इज सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो सी अगर मैं इसमें बाहर की साइड में ऐसे तो ये होगी इसकी सेल वॉल, ये क्या हो जाएगी, सेल वॉल हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। सी, तो प्लांट सेल में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनर साइड में होती है, एंड नेक्स्ट वन इज एनिमल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर साइड में होती है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड सेलुलोज इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड सेलुलोज इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसका काम क्या होगा कि प्लांट्स को जो है एक टर्जिटी, एक प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। एंड इट इज अ freely permeable, and it is freely permeable. freely permeable means कि कोई सेलेक्टिव चीजों को अंदर बाहर नहीं आने देता, फ्रीली है, कोई भी मॉलिक्यूल्स अंदर आए, कोई भी मॉलिक्यूल्स बाहर जाए, तो दैट इज द फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस which is called the brain of the cell, which is called the brain of the cell, manager of the cell. So nucleus is called the brain of the cell, manager of the cell, because all the activities of the cells are controlled by the nucleus. जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल की वो सारी कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एंड न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होता है, ये देखिए डीएनए बनाया मैंने, तो क्रोमोसोम्स मतलब जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस को जो फर्स्टली डिस्कवर्ड किया था तो वो क्या था, रॉबर्ट हुक ने, sorry, nucleus is discovered by Robert Brown. तो nucleus was discovered by Robert Brown. If I am talking about cell, तो सेल में भी दो थे, एक तो था डेड सेल और एक था लिविंग सेल। तो डेड सेल की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल की थी ल्यूवन हॉक ने। तो डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवन हॉक।
तो न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown, and nucleus is called the brain of cell. And what type of material nucleus contains? So nucleus contains the genetic material. Genetic material, what is genetic material? तो genetic material comprises DNA, chromosomes. तो what is the functions of all this genetic material? तो ये क्या करता है, जो पेरेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको उनके ऑफिस स्प्रिंग्स में पहुंचाता है. मींस कि जैसे आप हैं तो आपकी कुछ जैसे हेयर्स हुआ या स्किन टेक्सचर्स हुआ या फिर आपका फेस एक्सप्रेशंस हुए, तो वो मदर से या फादर से सिमिलर होते हैं. तो वो होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जो कौन पहुंचाते हैं ऑफिस पेरेंट्स ऑफिस स्प्रिंग में, मतलब फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में. तो उसका काम होता है डीएनए, क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल. सो आई थिंक इतनी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी. और सो वी कॉल ऑफ दिस क्लास, ये आपका जो है इस चैप्टर का जो था, मतलब जो मेन चीज़ें थी उनका रिवीजन करवाया था. नेक्स्ट आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ क्लोरोप्लास्ट की. व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल. एंड व्हाट इज क्लोरोफिल? इट इज अ ग्रीन पिगमेंट विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट जो था, हाँ प्लास्टिक था, वो 3 टाइप का पढ़ाया था, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट. तो वो आप उनको देख लेंगे कि उनके फंक्शंस क्या थे. नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाया था कि माइक्रोस्कोप्स में कौन से लेंसेज होते हैं. तो वो कौन से लेंसेज होते हैं, हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टेट्स, व्हाट इज स्पेसिमेंस, वाई भी जो आयोडीन होता है हम उसका यूज़ क्यों करते हैं, जो हम माउंटिंग करते हैं. तो वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी. तो दिस इज द रिविजन ऑफ दिस चैप्टर. So this is your last class of my session. Next is June is your vacations. So we will meet after June. Okay. So enjoy your vacations. And ये नहीं कि आप enjoy कर रहे हो vacations को, तो आप जो है कभी कभी जो है आप इनके टच में भी रहिएगा. जो साइंस में जितना वर्क करा है, इवन जितने भी सब्जेक्ट्स में वर्क करा है, उनको आप थोड़ा थोड़ा करके उनका रिवीजन करते रहिए. स्पेशली आप मैथ्स का तो प्रैक्टिस ही करते रहिए. कुछ नहीं तो आप कम से कम एटलीस्ट जो है 30 to 45 मिनट्स जो है मैथ की प्रैक्टिस जरूर करिए. बिकॉज जब आप 8 से 9th क्लास में जाएंगे तो फिजिक्स में भी जो है आपकी मैथ्स ही मैथ्स है. क्लियर? तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आप जो एलसीएम निकालते हो, ये सारी चीज़ें जो है आप अगर 8th क्लास में अपना जो है ठीक रखते हो तो आपको आगे वाली क्लासेस में जो है प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. तो आप मैथ्स को जो है रेगुलरली अपना जो है कम से कम टाइम दीजिए. क्लियर? और बाकी इनको साइंस वगैरह का जो है जितना पढ़ाया है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को ही लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर? कि आपने लिया अच्छा ये क्वेश्चन आंसर से बुक करके हो गया आपका चैप्टर फर्स्ट लर्न. नो, मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2. तो आपको वो चैप्टर ही रीड करना है. उसमें से आपको देखना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई थी. क्लियर? अगर आपको कोई डाउट होता है तो ग्रुप्स है, अवेलेबल है ग्रुप, तो आप उसमें पूछ सकते हो. अदरवाइज आप नेक्स्ट क्लास के लिए उन सारे डाउट्स का कलेक्शन करके रख लीजिए. ओके क्लास, थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर वेकेशंस.